सर झुकाकर कन्हैया भेलारी जी, देश की हर बेटी से आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं बताती हूँ आपको, गिनाती हूँ। मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ कन्हैया जी, बिल्कुल बिल्कुल इत्मीनान से बात करेंगे, मैं लड़ने नहीं आई। पहली बात कन्हैया जी, पहली बात कल आपने मुझसे झूठ बोला कि आपकी राबड़ी देवी से बात हुई। आपकी राबड़ी देवी से कोई बात नहीं हुई और मैं आपको 100% कह सकती हूं, क्योंकि मैं अपने सोर्स के संपर्क में हूं और मुझे अपने सोर्स पर पूरा यकीन है। मेरे सोर्स ने मुझे कहा है कि आपकी राबड़ी देवी से कोई बात नहीं हुई है। राबड़ी देवी ने रोहिणी आचार्य को लेकर आपसे कोई बात नहीं की। पहले इस बात पर माफी मांगिए कि कल आपने झूठ बोला। मैंने ये नहीं कहा था कि रोहिणी आचार्य के संबंध में राबड़ी जी से बात हुई। पहले नहीं, आपने उसी संदर्भ में मुझसे कहा। आपने उसी संदर्भ में, तो पहली माफी आप इस बात को लेकर आप मांगिए कन्हैया भेलारी जी कि आपकी राबड़ी देवी से बात हुई थी। आप मेरे बहुत सीनियर हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, पत्रकारिता में भी आप मेरे सीनियर हैं और मैं अपने सीनियर्स के आगे नतमस्तक होती हूँ, लेकिन झूठ के आगे नहीं। रूबिका जी मेरी भी बात सुन लीजिए। हाँ, सुन रही हूँ, मैं इत्मीनान से सुनूंगी। आज आप एक्सपोज हो गए। रोहिणी के बारे में उनसे बात हुई। मैंने कुंडली मार करके नहीं बैठना चाहिए बेटियों को, ये भी मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं कहा कि राबड़ी जी ने। मुझे मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई जब मैंने रोहिणी आचार्य की बातचीत आपके साथ सुनी। सर, मेरे कलेजे को सच में ठंडक पहुंची। पता है आपको क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि हम तमाम बेटियां जो अपने बाप से मोहब्बत करती हैं, हम तमाम बेटियां जो शादी के बाद भी अपने बाप के चरणों में, उनके कदमों में पड़ी रहना चाहती हैं, हम सबको दुख हुआ जब आपने कहा कि कुंडली जमा कर बैठ जाती हैं। कल रोहिणी जी ने मुझसे पूछा कि रूबिका जी पूछिए आप कन्हैया भेलारी से कि कितने दिन का उनके पास अकाउंट है, कितने दिन मैं अपने बाप के घर पर बैठी थी, जरा उनसे पूछिए। बताइए आपको किसने बताया कि ये कुंडली जमा कर बैठी थी रोहिणी आचार्य? मैंने कहा कि बेटियों को नहीं बैठना चाहिए। वो नहीं बैठना चाहिए नहीं, कन्हैया जी, नहीं बैठना चाहिए। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कन्हैया जी, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताती हूँ। नहीं कन्हैया जी, आपने मुझे कहा था रूबिका जी, जब लालू प्रसाद यादव ने अपना बेटा को घोषित कर दिया है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो फिर ये क्यों कुंडली जमा कर बैठी हुई है उस घर में? मुझे शब्दशः याद है जो आपने कहा था, मैं अच्छे से जानता हूं। तो आपने कहा ना कि कुंडली जमा कर बैठी है रोहिणी। अब मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता कि वो कुंडली जमा कर बैठी है? मुझे दिन बताइए, कितने दिन बैठी थी रोहिणी यादव कि आपको लगा कि कुंडली जमा कर बैठी? मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। वो कहना मेरा एक सैंपल के तौर पर था और उसके पीछे मेरा मकसद था कि बेटियों को कुंडली मार करके अपने पिता के यहाँ शादी के बाद नहीं बैठना चाहिए। वो आप थोड़ी बताएंगे। मैं कह रही हूँ, मैं बैठूंगी अपने बाप के घर पर कुंडली जमा कर। क्या बोल रही है? कौन भाई, कौन माई का लाल मुझे उस घर से निकालता है? दिखाऊं जरा, आ जाए जितने कन्हैया भेलारी है। अरे भाई देखिए, मैं जमा कर बैठूंगी कुंडली। एजेंडा बना करके लालू के परिवार पर आप लोगों का दूसरा इश्यू है। देखिए कन्हैया जी, मैं फिर बता रही हूँ। कन्हैया जी, मैं एक बात बताती हूँ। नहीं कन्हैया जी रुकिए, ये आप लोग तमाम यूट्यूबर्स जो है, कोई एजेंडा नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ आपको। आप तमाम यूट्यूबर्स के दिल में एक प्रॉब्लम है, आप लोग एक गंद लेकर बैठे हैं अपने दिमाग में। तमाम यूट्यूबर्स ये सोचते हैं कि हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हम कोई एजेंडा के साथ बैठते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं हाजिर नाजिर रखकर उसे कह रही हूँ, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। इस लड़की से आप बात करेंगे ना, जिसका नाम रोहिणी आचार्य है, आपकी आत्मा तड़प जाएगी, आपकी रूह तड़प जाएगी। वो उस दर्द से गुजर रही है, अकेली लड़की है। उसने अपने बाप को किडनी दी, जबकि आगे उसका पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ था। उसके ऊपर क्या गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं कन्हैया जी? पहला आरोप आप जैसा समझदार आदमी लगाता है कि वो घर में कुंडली जमा कर बैठ गई है। दूसरा आरोप वो गंदे भद्दे बेहुदा ट्रोलर्स लगाते हैं जो तलवे चाटते फिरते हैं अपने नेताओं के। क्या कहते हैं कि रोहिणी आचार्य ने गंदी किडनी दी है। तीसरा आक्षेप रोहिणी आचार्य पर आप लोग ये लगाते हैं कि उसने पैसे के लिए किडनी दी। चौथा आक्षेप आप रोहिणी आचार्य पर यह लगाते हैं कि वो एमएलए की टिकट मांग रही थी, जब नहीं मिली तो वो बिफर गई। पांचवा आरोप ये लगाते हैं आप उस पर कि उसने अपने लोगों के लिए टिकट मांगी, उसे नहीं मिली, इसीलिए ये इस तरीके से गद्दार हो गई। आप एक के बाद एक उस औरत पर आक्षेप लगाते हैं, जबकि उसने इसमें से ऐसी कोई चीज नहीं की है। और हमारे पास सबूत है। जब तक रोहिणी आचार्य हमको इजाजत नहीं देगी, वो सबूत हम दर्शकों के सामने नहीं रखेंगे। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हम एक लड़की की फाइट में, एक बेटी की फाइट में खड़े हैं।
बाकी दुनिया जाए, जो करना है करती रहे। उसकी फाइट को आप नहीं सुनेंगे कन्हैया बेलारी जी? ठीक है, आप एजेंडा चलाइए। फिर एजेंडा क्या एजेंडा मुझे ये बताइए। चलाइए। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ क्या एजेंडा है, सुनाइए मुझे एजेंडा सुनाइए। और क्या एजेंडा? क्या एजेंडा है? अरे आज तो इश्यू होना चाहिए बिहार की सरकार परमिशन पर। आप पकड़े हुए, आप तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे, न्यूज़ 18 इंडिया तय करेगा। आप अपने यूट्यूब के चैनल पर तय कीजिएगा कन्हैया बेलारी जी। न्यूज़ 18 इंडिया अपना एजेंडा न्यूज रूम में सबके सामने तय करता है, किसी के फोन पर निर्देश लेकर नहीं। कन्हैया जी, शादी के बाद अपने घर में रहना चाहिए। अरे आप नहीं बताएंगे शादी के बाद उसको कहाँ रहना चाहिए? मैं कहती हूँ बेटा लोग को भी शादी के बाद अपने माँ बाप के घर पर कुंडली जमा कर नहीं बैठना चाहिए। जितना हक बेटा लोगों का है उतना हक बेटी लोगों का भी है। बेटा लोग कुंडली जमा कर बैठते हैं, मैं कह दूं ये बात। और जो कुंडली जमा कर बैठते हैं उनसे जब किडनी मांगी जाती है तो वो न करते हुए पाए जाते हैं। बेटियां हैं जो अपने बाप के पास आखिरी दम तक रहती है, उसका ख्याल रखती है। ये परंपरा आप जैसे पुरुषवादी मानसिकता के लोगों ने बनाई हुई है कि बिटिया जो है एक बार शादी कर ले तो वो अपने पिता का घर नहीं देख सकती है, उसे हमेशा जो है ससुराल में रहना होगा। वो जितनी अपने पति की है उतनी अपने पिता की है। आप जैसे लाखों लोग आकर कुछ भी करते रहे, रगड़ लीजिए सर, नाक रगड़नी है तो बिल्कुल नहीं। और इसीलिए खुदा ने आपको देवी स्वरूप बेटी नहीं दी, इसीलिए खुदा ने आपको ये काम नहीं किया। अरे देवी स्वरूप बहनें दी हैं। अरे बहनें आपकी इसीलिए घर पर नहीं आती है क्योंकि पता नहीं क्या पता कल को आप भी उनको ये कह दे कि बहन चली जा, कुंडली जमा कर क्यों बैठी हुई है यहाँ पर। बिना माने मतलब के करके दखलंदाजी करेगी तो क्या दखलंदाजी की मुझे बताइए रोहिणी आचार्य ने? सीता को रहना चाहिए जनकपुर में, सीता को अयोध्या में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? आप में इतनी हिम्मत तो नहीं थी? रोहिणी आचार्य ने जब आपको फोन किया तो आप कहते ना, तो आप क्यों डर रहे थे? रोहिणी आचार्य ने जब आपको ये कहा कि बताइए, मुझे बताइए आप मैंने क्या गलत काम किया है, क्यों नहीं बोले? 5 मिनट 44 सेकंड बात हुई है कन्हैया बेलारी जी आपकी रोहिणी आचार्य से, क्यों आप बोल नहीं पाए? क्यों आपकी घिग्गी बन गई? क्यों मुंह बंद हो गया आपका कन्हैया बेलारी जी? अभी तो बहुत बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं उनका जवाब दे पाए जब वो आपसे सवाल कर रही थी? मेरे मित्र की बेटी है, बेटी की समझ से क्या लड़ूं मैं? आपसे लड़ सकता हूं, मैं आपका जवाब दे सकता हूं, आपसे मैं बात कर सकता हूं। और मित्र की बेटी को आप नागिन से तुलना कर सकते हैं? नागिन से तुलना मैंने नहीं कहा। क्या कुंडली जमा कर कौन बैठता है? हिरन? जो प्रथा है कुंडली जमा कर कौन बैठता है? गाय? कुंडली जमा कर कौन बैठता है? मैं हमेशा कहता रहूंगा बेटियों को अपने ससुराल में। कुंडली जमा कर कौन बैठता है? कौन बैठता है कुंडली जमा कर? बैठते हैं। कौन? बहुत सब बैठते हैं। कौन? बिना माने मतलब क्या करके इधर से उधर बहुत लड़कियां। तो आपकी दोस्त की बेटी ने क्या किया बताइए? क्या किया आपकी दोस्त की बेटी ने? आपकी दोस्त लालू प्रसाद यादव की बेटी ने ऐसा क्या काम किया कि आपको लगने लगा कि कुंडली जमा कर बैठी है? सुना नहीं आपने? आपके साथ आपने सुना कन्हैया बेलारी जी? मैं अगर किसी महिला की आत्मसम्मान की लड़ाई है तो मैं एजेंडा बनाऊंगी, लिख कर ले लीजिए, बनाऊंगी एजेंडा, लिख कर ले लीजिए। एजेंडा बनाइएगा। हाँ बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी एजेंडा। न्यूज़ 18 इंडिया किसी भी महिला की लड़ाई को एजेंडा बनाएगा। आप लोग उससे भागते फिरे कुछ भी कहकर निकल लेंगे, आपको लगता है? किया ना आपको रोहिणी आचार्य ने फोन, क्या बोला था कि मैं तब गई जब भाई ने मुझे बुलाया? सुना कि नहीं सुना आपने? मैं तब गई जब मेरे भाई ने मुझे बुलाया। अरे छोड़िए ना, उस पर क्या है, उस पर हमको बुलवाती हैं। क्यों बोलिए ना। बहुत आप बुलवाती क्या? उस वक्त बोलते ना, उस वक्त तो घिग्गी बन गई थी आपकी। आप तीसरी वाला लड़ाई लड़ाना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक्सपोज करना चाहती हूँ, लड़ाई नहीं लड़वाना चाह रही हूँ। अरे हम क्या, मैं आपको एक्सपोज करना चाह रही हूँ। एक्सपोज हैं। अब मैं आपका फोन आया उधर से तो मैं कह सकता था कि नहीं जुड़ूंगा, मैं जानता था कि इस चीज से फिर भी जुड़ा हूँ। हाँ, मैं डरने वाला हूँ तो आप एक्सपोज करते रहिए, मैं तो खुदा नहीं आपको डराना भी नहीं। आप जैसे लोगों को डराया नहीं जा सकता कन्हैया बेलारी जी, और बदला भी नहीं जा सकता। अब आप तो सूखी मिट्टी के हो गए, अब मटका टूटता है, अब वो अपना शेप नहीं बदलता है। आप जिस मटके में तब्दील हो गए ना, वो घमंड रूपी मटका, वो पुरुषवादी जो मानसिकता है वो फूटती टूटती है सर। वो जो है उसको डराना धमकाना नहीं होता है, वो टूटती है बस, ऐसे चकनाचूर हो जाती है। आप समझ रहे हैं? हमारे पास रोहिणी आचार्य से एक सबक लीजिएगा सर। ये चुप्पा वोटर्स को आपने देखा कि नहीं देखा? पूरा टाइम कुछ आप कहते रहे, यही वो चुप्पा वोटर्स है जिन्होंने तकदीर बदल कर रख दी और राजा को रंक बना दिया।
जिन महिलाओं को आप बोल रहे हैं ना कि कुंडली जमाकर घर पर बैठा करे, उन्हीं महिलाओं ने किंग मेकर की भूमिका निभाई है। ना आती रोहिणी आचार्य, ये जो 25 सीटें आई है ना, ये 25 सीटें भी नहीं आती, रोहिणी आचार्य पहले बोल देती। तो ये महिला 2020 में कहाँ थी? वहीं थी। क्या हो गया था? वहीं थी 2020 में भी वहीं थी। कहाँ गई थी? कहाँ थी? वहीं थी। वो डिसाइड करती है, खरीदी नहीं जाती है। और आप चाहते हैं कि आपके जूते की नोक पर बैठी रहे, तो वो बैठी नहीं रहेगी। ये आज की महिला है, तांडव करेगी, तांडव चंडी का रूप ले लेगी। कन्हैया बेलारी जी, याद रखिएगा, आप मजाक मत समझिए महिलाओं को आप, और उसके रौद्र रूप को हवा में और हल्के में मत लीजिएगा। आप जूते बनाए, मैंने रोहिणी के खिलाफ जिस तरह से मैं पूछ रहा हूँ, तब कैसे 125 पना तक गई थी एनडीए? ये छुपा वोटर साथ था तो कैसे नाराज थी? हाँ, नाराज होंगी ना। अरे महिलाएं किसी की बपौती थोड़ी है, एनडीए की बपौती थोड़ी है, महागठबंधन की बपौती थोड़ी है, अपने पिता की, अपने पति की बपौती थोड़ी है। जैसा आप कह रहे हैं कन्हैया बेलारी, आपकी बीवी आपकी बपौती नहीं है, आपकी बहनें आपकी बपौती नहीं है, वो महिला है, स्वतंत्र सोच रखने वाली। अगर नेशनल कमीशन ऑफ विमेन, अगर उसे ये बातचीत पता लग गई ना सर, मुश्किल में आ जाएंगे आप, जानते हैं कन्हैया बेलारी जी? थोड़ी आप क्या मुश्किल में आ जाएंगे आप। ऐसा बात है, मैं तो यही कहता हूँ कि शादी के बाद बेटियों को पति के साथ रहना चाहिए। शादी के बाद बेटी को डिसाइड करने दीजिए कि वो कितना वक्त कहाँ गुजारना चाहती है। आप डिसाइड नहीं करेंगे सर, वो बेटियां डिसाइड करेगी। बेटी का पिता और बेटी की पति ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे, कन्हैया बेलारी डिसाइड नहीं करेंगे। रोहिणी आचार्य के भाई ने उनको फोन किया और ये कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, तो वो आई थी वहां पर। बैठी नहीं रहती है, वो सिंगापुर में रहती हैं, उनके भी बच्चे हैं। नहीं, आप तो कह रहे थे कि आप पिताजी के साथ रहती हैं। अरे भैया, हाँ, मैं पिताजी के साथ रहती हूँ, वहां मेरे पति भी रहते हैं। ससुर, मेरे पति, मेरे पिता, मेरी बहन के पति, हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। मेरी सासू माँ उज्जैन में रहती हैं और मेरी सासू माँ के साथ मेरे जेठ रहते हैं। आप क्या पूरा पुराण बता दूं आपको मेरे परिवार का? और मैं इसलिए मैं सुनिए सर, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरे पिता मेरे साथ रह सके, इसीलिए ये कहती हूँ कि मैं अपने पिता के साथ रहती हूँ। उनका घर है उदयपुर में, लेकिन मेरी माँ के जाने के बाद मैंने उनको यहाँ ऐसे नतमस्तक होकर कहा कि पिताजी आप यहाँ आ जाइए, मैं यहाँ आपके साथ रहना चाहती हूँ। समझे आप? नहीं, किसी गंभीर पे में रहना भी चाहिए, लेकिन वैसे समझ गए आप? ये है कि शादी के बाद अपने घर में रहना चाहिए, घर जो है वही है। हाँ, तो घर मेरा पिता का भी है और मेरे पति का भी है, समझ गए आप? आप डिसाइड नहीं करेंगे। अब मैं इस डिबेट को ओपन कर रही हूँ, कन्हैया बेलारी जी आप जूम लिंक भेज रही हूँ, ऑन कीजिए और आ जाइए यहाँ पर। इस बीच में जरा दर्शकों को ये बता दूं कि किस बात पर हमारा झगड़ा और चर्चा हो रही है। कल गूंज में रोहिणी आचार्य को लेकर बहस के दौरान यही वरिष्ठ पत्रकार और आरजेडी का समर्थन करने वाले कन्हैया बेलारी ने कई तीखे बयान दे दिए थे। उन्हें सीधे रोहिणी आचार्य पर आरोप लगाया था कि वो शादी के बाद मायके में कुंडली मारकर बैठी थी। उस बहस के बाद रोहिणी आचार्य का पलटवार सामने आया। रोहिणी ने बकायदा कन्हैया बेलारी को फोन करके पूछा कि आखिर कैसे वो ये कह सकते हैं कि वो कुंडली मारकर बैठी है। सबसे पहले मैं चाहती हूं आप कन्हैया बेलारी का गूंज में दिया गया वो बयान सुनिए और फिर जो हुआ, जो रोहिणी आचार्य ने किया, वो भी आपको सुनाऊंगी। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो सवाल था, हमको परिवार का परिभाषा जरा बताया जाए। और दूसरी बात, जो ये तीर का तार बनाया जा रहा है, शादी के बाद बेटियां किसकी माने कहाँ रहना चाहेंगी और कहाँ रहना चाहिए, ये कर क्या रही हैं यहाँ कुंडली मार करके? माने जब लालू प्रसाद यादव ने विरासत सौंप दी, तेजस्वी यादव को सब मालिक बना दिया, चाबी दे दिया, ये क्या कर रही हैं यहाँ पर? कन्हैया बेलारी जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। शादी हो गई तो किडनी लेने क्यों गए थे? किसने कहा था कि बिटिया से किडनी लेनी है? लालू यादव को किडनी देने के लिए 1 करोड़ लोग तैयार हैं। क्या मतलब 1 करोड़ लोग? क्या बोल रहे हैं आप? कन्हैया जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब आपको सुनवाती हूँ रोहिणी का फोन, जो उन्होंने कन्हैया बेलारी से बातचीत में जो फोन किया था, वो संवाद किया था, आप जरा उसे सुनिए। हेलो, हाँ कौन है? कन्हैया बेलारी जी का नंबर है? हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं? हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे?
तो बोल ही रहा हो तो सुन ही ली है यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे, कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं, कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखी। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ, तो क्यों कोई ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए आप। नहीं, आप जितना आप, मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में मेरा तबीयत बहुत ठीक है, आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा, कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए आप। भाई, पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार मैंने जो लगा जवाब दिया, अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरे माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? मैंने नाम लिया, किशनदर में नाम लिया, मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था। आप दूसरा समझे, मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं, मेरे खिलाफ के बात नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ खिलाफ का बात नहीं हो रहा। यहाँ बात हो रहा है, कि बेटियों को कुंडले मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव, आपकी माँ थोड़ी बोली है कि कुंडली मार कर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है? अच्छा, एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है, ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। क्या बेटा काहे नहीं दिया? आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं, आप क्रोध में है ना? आप क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए, फिर चल जाना चाहिए, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए। ये तो आप नहीं बोले। नहीं, मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने के लिए मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए, जब देने का बात आएगा बेटा। रोहिणी आचार्य की तबीयत ठीक नहीं है, उनके वोकल कॉर्ड में बहुत सारा स्ट्रेस आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आम भाषा में इसे कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, गला बैठा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फ़ोन किया कन्हैया बेलारी से और पूछा कि शादीशुदा महिला किडनी देने तो आ जाती है, लेकिन पिता के घर पर कुंडली मारकर नहीं बैठ सकती। और ये बताइए कि कब मैं कुंडली मारकर बैठी हूँ, आपके पास मेरे कब आने और जाने का, कितने दिन का आपके पास अकाउंट है, बता सकते हैं? मैंने रजिस्टर में कितने दिन आना और जाना लिखा है, क्या बता सकते हैं? आपके पास ये जानकारी कहां से है कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के घर पर कुंडली जमा कर बैठी हुई थी? और उन्होंने कहा कि किडनी देने के वक्त तो बिटिया याद आती है, और बेटा कहां था, क्यों बेटे ने किडनी नहीं दी? 1 करोड़ लोग आप कहते हैं कि किडनी देने को राजी थे, तो आए जरा देकर बताए लालू प्रसाद यादव को किडनी।
रोहिणी आचार्य ने अपने, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको यह बता देना चाहती हूं, जो ट्रोल कर रहे हैं रोहिणी आचार्य, और वो उन्हीं के पार्टी के सिपह सालार हैं, जिन्हें कहते हैं ना कीबोर्ड वॉरियर्स। अलग अलग गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं। कोई कह रहा है एक किडनी चले जाने से दिमाग पर असर पड़ता है, कोई कह रहा है नकली किडनी दे दी, मतलब जो बीमार आदमी है उसकी किडनी लालू प्रसाद यादव को लग गई है, हेल्दी नहीं थी वो किडनी। कोई ये कह रहा है कि पैसा लेकर किडनी जो है वो रोहिणी आचार्य ने दी। कोई ये कह रहा है कि एमएलए की टिकट लेने के लिए रोहिणी आचार्य ने किडनी दी। कोई कह रहा है कि अपने लोगों को, और ये सब ट्रोलर्स हैं। रोहिणी आचार्य इन ट्रोलर्स को इस वक्त जवाब तो देना चाहती है, लेकिन उनको दुख इस बात का है कि इस वक्त जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है अपने पिता के सीने की, अपने मां के हाथ की, वो उन्हें नसीब नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर रोहिणी अब अपने आत्मसम्मान की लड़ाई में पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। जो लोग भी बेटी के सम्मान की लड़ाई में रोहिणी के सामने खड़े हैं, उन्हें जवाब देना होगा, क्योंकि बेटियों को उनके पिता के घर में रहना अगर किसी को पसंद नहीं तो अपनी पसंद को वो अपने घर में रखे, जाकर वहां बैंक के लॉकर में रखाए। एक बेटी जो अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपनी किडनी अपने पिता को दे देती है, उसे ये उल्हाना देना कि आप अपने पिता के घर में कैसे रह सकती हैं और आपको तो पति के पास रहना चाहिए, बीमार मानसिकता का उदाहरण है और कुछ नहीं। ये उदाहरण है कि दुनिया एआई की तरफ बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ लोग पीछे छूट गए हैं। कुछ लोग जिन्हें आज भी बेटे और बेटी का अंतर बहुत बड़ा लगता है, और इसीलिए आज गूंज में फिर से वही सवाल, क्या बेटी होना इस देश में गुनाह है, और खासकर राजनीतिक परिवार में? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, जेडीयू नेता सत्यप्रकाश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी, राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हमारे साथ यहां स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक, आपने सुना रोहिणी की वो बातचीत, हालांकि उनका गला बैठा हुआ है, वो ठीक से बोल नहीं पा रही है, लेकिन उस वक्त कन्हैया जी अलावा मैडम मैडम सुनिए कि और कुछ कर नहीं पाए और कह नहीं पाए। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, इतनी बड़ी मिसोजिनिस्ट टिप्पणी आपके सामने शो में हो गई, आपने इतना अच्छा खासा भला बुरा सुनाया इनको, ये फिर आके बैठ गए। मतलब यूट्यूब पे व्यूअर्स इतना जरूरी है कन्हैया जी? इससे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो लोग देखेगा ना, आरजेडी वाले। नहीं, कमाई बढ़ जाएगी। तो मैं बताता हूँ, आप सोर्स पूछ रही थी ना कि इनका सोर्स क्या है, मैं बता रहा हूँ इनका सोर्स क्या है। ना इनको तेजस्वी ने बोला, ना इनको राबड़ी ने बोला, ना इनको लालू ने बोला है, इनको संजय यादव ने बोला, क्योंकि संजय यादव के पे रोल पे हैं। ये मैं आपके विधानसभा पोलिंग के पहले आपके विधानसभा शो में ही बोला था कि अभी चलेगा 1 महीना। तो कल कोई आरजेडी का प्रवक्ता था नहीं, तो ये बन गया प्रवक्ता। मतलब मेरी बहन आना चाहेगी मेरे घर पे, तो वो मेरे घर पे नहीं आ सकती है। आपको पता है मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूं, अगर मेरी उससे बनती नहीं है तो। यही इसी लक्षण के कारण हारे हैं, इसी लक्षण के कारण हारे हैं जो बिहार की महिलाओं ने एक तरफा वोट दिया कि आप लोग कितने बड़े मिसोजिनिस्ट हैं। मिसोजिनिस्ट मतलब स्त्री विरोधी मानसिकता, स्त्री आपके नीचे ही रहती है। मतलब क्या बोल गए आप? और उसके लिए माफी मांगने की जगह ना आप आनंद नरसिम्हन से माफी मांग रहे हैं, ना रूबिका से माफी मांग रहे हैं, ना देश की महिलाओं से माफी मांग रहे हैं। आप अपने घर में क्या मुंह दिखाएंगे भाई? आपकी बहू साथ में रहती है, आपकी पत्नी साथ में रहती है, ये कोई तरीका है? ये डिबेट नहीं है। मैं रेडिक्यूल करता हूं आपको, और मैं इसलिए आपको वार्न कर रहा हूं क्योंकि आपको याद दिला देता हूं, अखिलेश यादव की पत्नी के बारे में इसी तरह एक कमेंट्री हुई थी। एक मौलाना साहब जो टीवी पे आते थे, उन्होंने पब्लिसिटी गेन करने के लिए थोड़ी कमेंट्री कर दी। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला, लेकिन 7 दिन के बाद उस मौलाना साहब को सूद दिया था टीवी स्टूडियो में ही। रोहिणी यादव के समर्थक नहीं है, समझ सोचिए कि कुछ पटना में ऐसा हादसा ना हो जाए। उम्र हो गई है, लिहाज करना चाहिए बोलने से। ये क्या मतलब है कि जो मुंह में आया उठा के बोल दिए? कन्हैया बेलारी जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ सर। नहीं, पहले बात तो ये कह दूं कि मेरे पास बहुत जवाब बढ़िया है। अजय आलोक जी छोटे भाई के समान है, और मैं जो कहा हूं कि बेटियों को शादी के बाद अपने ससुराल में रहना चाहिए, उस पर मैं कायम हूं। मेरी भी बहू है तो मेरे साथ है, अपने पति के साथ है। लेकिन मैं चूंकि इसलिए ज्यादा नहीं कि अजय आलोक आपकी बहू मायके नहीं जाती है। एक मिनट आपकी बहू मायके नहीं जाती है, पिता से मिलने नहीं देते होंगे आप। एक मिनट, अजय जी के ही अजय आलोक के अस्पताल में मेरे ड्राइवर की मृत्यु हो गई है, मोहम्मद आरिफ की, इसलिए मैं जा रहा हूं। उसके परिवार के लोग रो रहे हैं। किसी दूसरे दिन डिबेट आप कर लीजिएगा।
बिकॉज मैं दुखी हो गया हूँ, क्योंकि उसके परिवार के लोग बुला रहे हैं। अजय आलोक जी जानते हैं इन्हीं के यहाँ वो भर्ती है, ठीक ना। तो कैसे दूसरे दिन आपको और कल से दुखी होना चाहिए था कि आपके कैसे शब्द निकल गए। मैं अब जो भी कहा उस पर कायम हूँ, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूँ। किसी दूसरे दिन आप डिबेट कर लीजिए। तो कायम है तो ये आप बात करने लायक नहीं है। आप कह रहे हैं कि बेटियों को घर नहीं आना चाहिए, बेटियों को अपने मायके नहीं आना चाहिए। ऐसा मैंने कहा कि एकदम नहीं आना चाहिए। जब पर्व त्योहार बुलाए, आपने तो कहा कि कुंडली मार के बैठ गई हैं। नहीं बैठना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं, उस पर कायम हूं। हो गया। आपने कहा क्यों? दूसरे बुलाया गया। कन्हैया भेलारी अभी भी कहूंगा, कन्हैया भेलारी जी, अभी भी कह रहा हूं। कन्हैया भेलारी जी, चूंकि आप कहीं जा रहे हैं, एक लाइन सुनकर जाइए। बेटियां जहां चाहेंगी वहां रहेंगी। आपके बाप की जागीर नहीं है भारत। बेटियां तय करेंगी कहां रहेंगी, आप तय नहीं करेंगे। बेटियां कहां रहनी चाहिए आपको मालूम है? 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदू कानून में सक्सेशन एक्ट में संशोधन किया, बोला बराबर का हक है बाप के घर में, तो वो बाप का घर है, वहां रहेंगी बेटियां। और आप तय नहीं करेंगे कि कुंडली मार के कौन कहां बैठा रहता है। आप समझते हैं कुंडली कौन मारता है? आपकी उम्र हो गई है, लिहाज करता हूं, विचारों में सुधार करिए और सामने आकर के कहिए बेटियां तय करेंगी उनको कहां रहना है। बाप के घर में रहना होगा, बाप के घर में रहेंगी, क्योंकि उसमें हक है, हिस्सेदारी है, रहेंगी वहां। ससुराल में हिस्सेदारी है, रहेंगी वहां। यह हक की लड़ाई है, यह सम्मान की लड़ाई है। आप नहीं कह सकते कि बेटियां कहां रहेंगी। यह किसी धर्म ग्रंथ ने नहीं कहा कि बेटियां ससुराल में रहेंगी कि बेटियां मैके में रहेंगी। थैंक यू कहूंगा मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सोच को कि 2003 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन लाया और तय किया कि बेटियां अपने मन से जहां चाहे वहां रहेंगी। जाइए आप सुधार करिए अपने विचारों को, मौका दे रहा हूं। वरिष्ठ हैं आप, वरिष्ठ हैं आप, जाते नहीं आप संभलिए इस बात को। बेटियां बेटों से आगे निकल चुकी हैं। आपके जैसे ये मर्दवादी सोच, उन्होंने बेटियों के हक को दबाया है। आप कौन होते तय करने वाले बेटियां कहां रहेंगी? आप होते कौन है कहने वाले बेटियां कहां रहेंगी? आप कौन है? पत्नी कहां रहती है? आप कौन है कि तय करेंगी बेटियां कहां रहेंगी? ये घटिया सोच है, ये भारत के मस्तक को नीचा करता है। ये भारत की बेटियों को, उनकी संभावनाओं को, आगे बढ़ने की उनकी प्रतिभा को, उसको सरेआम आप कत्ल कर रहे हैं। आप कैसे बोल दिए आप शब्द कुंडली मार के कहां रहेंगी? कुंडली मार के बेटियां रहती हैं, ये शब्द है आपके। अरे बेटियां घर का लाज है, सम्मान है, प्लीज ये मत करिए। ये आपकी मर्दवादी सोच, और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, ये आपकी जाति सोचक सोच है। अब मैं एक बात बताऊं, ये आप सबसे पूछ रहे हैं, आनंद नरसिम्हा से पूछ रहे थे आपकी पत्नी कहां है, अब इनसे सत्य प्रकाश जी से पूछ रहे हैं आपकी पत्नी कहां है। अरे भाई ये लोग अपनी पत्नियों से ये नहीं पूछते हैं कि तुम पिता के घर पर कुंडली मारने तो नहीं जा रही हो। ये अपनी बीवियों को आजादी देने वाले हैं। और बाय द वे ये देने वाली बात नहीं है, महिलाएं आजाद है, स्वतंत्र है, वो डिसाइड करेंगी। आप बोलेंगे नहीं इस पर, नहीं आप सलाह मशवरा नहीं देंगे। मैं कहा ना मुझे कहीं जाना था। आप जाइए और अपने विचारों में सुधार करिए। ये विचार सही नहीं है। बेलारी जी रुकिए, मैं आपको बताती हूँ, आप में भले इंसानियत ना हो, हम में है। मैं समझ पा रही हूँ कि आपके किसी साथी का इंतकाल हो गया या उसके अब्बा का इंतकाल हो गया और आपको वहां पर रहना, मौजूद रहना जरूरी है, तो आप जाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। पर वहां जाकर अल्लाह आपको थोड़ी सी हिदायत दे, थोड़ा सा आपको जहन बख्शे, ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि बेटियों के बारे में इस तरीके की बातें बोलना ये अशोभनीय है। अल्लाह थोड़ा बुद्धि दे, ठीक है। अरे हमको बुद्धि दी है, इसीलिए हम माशाल्लाह बढ़िया कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब देके और शुक्र है कि हमें बुद्धि दी है और आप जैसा पिता नहीं दिया है। बिहार की बेटियां आपको सबक सिखा दे कल, थोड़ा संभल के। कन्हैया भेलारी जी, कन्हैया जी भी मुद्दा है और मैं जो कहा हूं उस पर कायम हो। अरे आप बिहार में शब्द है जट्ठर बुद्धि, वो जट्ठर बुद्धि लेके घूमिएगा। तेज प्रताप बेटियों के बारे में अपशब्द कहा है आपने। प्रताप की पत्नी को लालू जी ने घर से निकाला था, राबड़ी जी ने, तब वो बेटी कहां जाती? बेटियों को हक है अपने बाप की संपत्ति में बेटी वो देखिए तेज प्रताप की जो पत्नी है, वो उनको भी तो घर पर रहना था ना। तेज फिर क्या हुआ था? उसमें तो न्याय कर नहीं पाए। और तेज प्रताप की पत्नी अभी अपने पिता के यहाँ रहती हैं, उनमें बोलेंगे कुछ, मुंह नहीं खुलेगा भेलारी जी का। भेलारी जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं आप अपने विचार में सुधार करिए। ठीक है हम चलते हैं। ठीक है जाइए। हाँ जाइए और सद्बुद्धि लेते जाइएगा कन्हैया भेलारी जी।
हम तब तक नहीं इनका थमेंगे, इलाज कर रुकेंगे, दें कोई बेटी। देश की बेटियां है तब तक नहीं करेंगे और रुकेंगे जब तक आपके मानसिकता को हम चेंज नहीं कर देते हैं। ठीक है, खुदा आपको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे और थोड़ी सी अक्ल से नवाजें कि बेटियां और बेटे आज की तारीख में आप उनके अंदर कोई डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको भी दे दे कि एजेंडा थोड़ा बताते रहिए। हाँ, मुझे क्या दे दे भैया, मुझे अल्लाह सब कुछ दे, आप जैसा पिता ना दे भिल्लारी जी। मैं दुनिया की हर मुश्किल से पार पालूंगी, आप जैसा पिता ना नसीब हो, बस ये दुआ है मेरी खुदा से। आप जैसा पिता नसीब हो गया भिल्लारी जी, बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चियों के लिए। आप समझ रहे हैं, मैं कभी भी पर्सनल अटैक नहीं करती हूँ, पर आप हर बेटी का दिल आज दुखा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब अल्लाह हाफिज सर, जाइए। इनके कानून लिल्लाह व इन्ना लिल्लाह वरादेउन। हाँ, जाइए सर। भिल्लारी जी की तो बेटियां नहीं है, इन्होंने कल ही बता दिया था, और कल ही मुझे लगा कि इतना घटिया विचार किसी के मन में कैसे हो सकता है। ये वो जो बात कर रहे हैं ना, जो बहुत पहले सामंती जैसे मानसिकता होती थी कि लड़की आई है तो उसको बस पर्व त्योहार पे आएगी, नहीं तो चली जाएगी। कौन सा पर्व त्योहार था जो रोहिणी को बुलाया था? वो मैं उनसे पूछना चाह रहा था, वो चले गए चूंकि सचमुच जिस अवस्था में थे। कौन से पर्व त्योहार बुलाया था भाई? पर्व त्योहार के लिए बुलाया था, चुनाव के लिए बुलाया था? और लालू प्रसाद यादव की जो भी उनका अर्जन है राजनीतिक, वो सिर्फ तेजस्वी का है, उसमें और किसी का कोई अधिकार नहीं। और मीसा भारती तो तेजस्वी से बड़ी थी, क्यों नहीं मीसा भारती को बना दिया? ये लालू प्रसाद यादव और उनकी जो मंडली ये कह रहे हैं, लालू जी हमारे दोस्त की बेटी है, ये पूरी मंडली की जो पुरुषवादी मानसिकता है ना, ये जो बार बार ये लोग कहते हैं। और कल मैंने जब मनुस्मृति का श्लोक उसका उदाहरण दिया तो इन्होंने कहा मनुवादी हो गए। हाँ भैया, मनुवादी है, लेकिन स्त्री का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। जहां अच्छा होगा उसको मानेंगे, जहां मनुस्मृति में गलत लिखा होगा नहीं मानेंगे। और आज के समय में ये इस तरह की बात कर रहे हैं, देश के संविधान का सम्मान करने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का सम्मान करने को तैयार नहीं। और कन्हैया भिलारी करेंगे एजेंडा, मैं सुन रहा था आप जब उनसे बात कर रही, वो बार बार कह एजेंडा चला। हाँ भाई, एजेंडा चलाना है हम लोगों को, एजेंडा चल रहा है, तभी तो इस देश में एक सरकार पूरा अभियान चला रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस नीतीश कुमार को कहा जा रहा है 10,000 में वोट खरीद लिया, 2005 में 2,000 रुपए साइकिल के दिया था, 2005 में उन्हीं नीतीश कुमार ने तय किया। और शराबबंदी, मैं उससे असहमत अपनी जगह है, मैं प्रतिबंध का पक्षधर नहीं होता हूं, लेकिन नीतीश कुमार को पता था कि ये भिल्लारी जी जैसे मानसिकता के लोग हैं जो शराब पी के क्या करते हैं। उनके ऊपर निजी टिप्पणी में नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं देख रहा, मुझे लगा आज वो माफी मांगेंगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये पारिवारिक लड़ाई है, इसको एजेंडा के तहत जो है आप आगे बढ़ा रहे हैं। ये परिवार में लड़ाई कोई है ही नहीं, आप जबरदस्ती माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप परिवार में मुर्गा लड़ाई लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य को यहाँ कौन कह सकता है कि आप जो है कन्हैया भिलारी जी को फोन कीजिए, आप ट्वीट कीजिए, आप ये कीजिए? उन्होंने खुद आगे रहकर जब ये चीजें शेयर की है, तो क्या करें, इनको हम एजेंडा तब होता है हर्षवर्धन जी जब ये खबरें ना चलाई जाए, अंडर द कार्पेट इसे छुपा दी जाए, है ना, ताकि किसी को सवालों के कटघरे में खड़ा ना किया जाए। सतीश केसिंग साहब, एजेंडा उसे कहते हैं। देखिए, एजेंडा की बात है, सबसे पहले मैं कहता हूं कि कन्हैया भिलारी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना है, कौन होते हैं लालू परिवार का? पहला तो यही है, मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य ने बातें सार्वजनिक रूप से कही है, यह लालू के परिवार पर धिक्कार है, ये मैं कहना चाहता हूं। पहला तो यही है, लेकिन इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि ये अगर महिला के उत्पीड़न का एक सवाल है तो एफआईआर करना चाहिए, और जो भी कसूरवार है उसको गिरफ्तार करना चाहिए, भले आप ही एफआईआर करा दें, ये दूसरी बात रही। लेकिन अगर एजेंडा की बात करें तो इस सवाल के साथ साथ एक बहुत बड़ा एजेंडा एक पत्रकार का यह भी होना चाहिए कि जिस प्रकार से बिहार में चुनाव आयोग के सदारत में जो 62,000 महिलाओं को चुनाव के दौरान जो 10-10 हजार रुपए दे करके वोट खरीदा गया है, वो भी एक प्रमुख एजेंडा है। और हमारा यह भी धर्म बनता है, अगर रोहिणी का सवाल उठाना तो हमारा यह भी धर्म बनता है कि क्या आप चुनाव नौटंकी और तमाशा रह गया क्या? बंद कर दो चुनाव को ऐसे। और रोहिणी के साथ खड़े हैं हम। आप, मैं ये भी कहता हूं, गिरफ्तार करो तेजस्वी यादव को, गिरफ्तार करो उस व्यक्ति को, संजय यादव को, और एक और है कोई रमीज नेमत या क्या नाम है उसका, करो गिरफ्तार। लेकिन इसमें रोहिणी आचार्य को
आके या एफआईआर कराना चाहिए। नई नई सरकार बनी है, न्याय होगा उनके साथ। कल आपको फोन ना आ जाए रोहिणी आचार्य का, ध्यान रखिएगा। मुझे काहे के लिए आएगा, मैं कन्हैया भेलारी थोड़ी। ठीक है, नहीं ये जो कह रहे हैं ना आपके नहीं बन गए रुदाली। हाँ, ये नहीं कहना आपके नहीं, वो जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक किसी अभी तरह रुदाली का चलेगा, अभी 1 हो महीना जाना रुदाली चाहिए। चलेगा। हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें बात 10,000 पर करनी चाहिए, रोहिणी आचार्य उस पे पर फिर भी कभी करना बात चाहिए। करेंगे ना, है ना, दोनों पे करना चाहिए। हाँ हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, ये मतलब थोड़ा परिमार्जित संस्करण हो गए हैं सतीश जी कन्हैया बेल्लारी जी के। ऐसी उम्मीद नहीं थी, कह रहे हैं कि ये चुनाव माना ही नहीं, लोकतंत्र खत्म कर दो। अरे आपके मन का नतीजा नहीं आएगा तो लोकतंत्र खत्म कर दें सतीश जी। अरे आप ही के मन का अब नतीजा आएगा ही। आप लोगों ने खत्म कर दिया है। आपको पता नहीं है हर्षवर्धन जी, रुकिए 1 मिनट। अरे सर ये बताइए, आप 10,000 रुपए बात नहीं है। अरे तो झारखंड में क्यों नहीं याद आई ये बात आपको? झारखंड में चुनाव क्यों याद नहीं आई? झारखंड पहली बार हुआ है। झारखंड में क्यों याद नहीं आई आपको ये बात? हल्ला तब आप बोलते नहीं थे। आपने हल्ला किया है, फिर मैं हल्ला कर रही हूँ। मैं बगैर हल्ला के बात कर रही थी आपसे। छात्रवृत्ति आई है, अनाउंस पहले हो गया था, अनाउंस पहले हो गया था। आप जो वृद्धा पेंशन सतीश जी पूरी बात सुन लीजिए। अरे भैया एक सेकंड, उसी समय एक सेकंड रुकिए सर, झूठ मत बोलिए, झूठ बोल रहे हैं, रुकिए, झूठ मत बोलिए। मैं क्या झूठ बोल रहे हैं, बोलिए आप। सुनिए ना, आज आपसे हो ही जाएगा, बोलिए। सुनिए क्या हो जाए, रोज हो रहा है। नहीं बताइए ना, क्या है आपके पास तथ्य? किसको धमका रहे हैं? तथ्य क्या है? आपके आवाज से थोड़ा आवाज मिला रहा हूँ। नहीं, किसको धमका रहे हैं आप? किसको धमका रहे हैं? हम किसी को नहीं धमका रहे, क्या मैं तो एक एजेंडे की बात कर रहा हूँ। मैं आपके सफेद बालों का यहाँ पर एहतराम आप मत करिए, हमको आपके इसके एहसानमंद होने का नहीं जरूरत। आप मेरी बात सुनिए। आप क्या सुनेंगे? आप फिर वापस अभी बोल रहे हैं कि हो जाए, जबरदस्ती का बात सुना दीजिएगा, नहीं सुनेंगे। तथ्य सुना रही हूँ। नहीं, क्या तानाशाही प्रवृत्ति है? तथ्य सुना रही हूँ। तथ्य बताइए। तथ्य सुना रही हूँ। तथ्य बताइए। हाँ तो बस शांत हो जाइए। बिल्कुल, तथ्य बताएगा तो हंगामा मत कीजिए, शांत हो जाइए। ऐलान 10,000 रुपए का आचार संहिता से पहले हो चुका था। महिलाओं को बता दिया गया था कि आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जितना वक्त लगा और उसके बाद उन महिलाओं के खाते में वो पैसा गया। सारी महिलाओं के खाते में नहीं गया है, वो जो पहले से जिनको बता दिया गया था, ऐलान आचार संहिता से पहले कर दिया गया था। समझे आप? डू यू अंडरस्टैंड दिस? नहीं, आई डू अंडरस्टैंड बेटर देन यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड वेरी बेटर। आई कैन सी। प्लीज सी। आई कैन सी। अब आप सुन लीजिए बात। वेरी बेटर अंडरस्टैंड। आप वेरी बेटर अंडरस्टैंड। अरे सुनिए, आप क्षमता रखिए सुनने का। अगर आप पत्रकार बनती है तो सुनिए। बौखलाइए मत, मैं बौखला नहीं रहा हूँ, मैं एकदम इत्मीनान से सुनूंगी। मैं इत्मीनान से बोल रहा हूँ, आप बोलने दीजिए, नहीं तो मत बात कीजिए। आप बोलिए, इत्मीनान से मैं सुन लीजिए। ये सिर्फ महिलाओं को पैसा देने की बात नहीं है, छात्रवृत्ति, आपका जो है वृद्धा पेंशन, चुनाव के वोटिंग के एक दिन पहले लेबर पेमेंट, ये सारा कुछ इस दौरान होता है। और चुनाव आयोग अगर तेलंगाना में, उड़ीसा में और कई और जगह ये रोक सकता था तो यहां क्यों नहीं रोका? आप सुन रहे हैं? आप सुने, कल को बोलेंगे कि सरकारी नौकरी करने वाले तमाम सरकारी लोगों को नहीं सैलरी मत दीजिएगा, क्योंकि कल को वो तो सरकार को वोट कर देंगे। क्या लॉजिक है ये? और भी बात, एक निखिल जी बता रही हूँ, एक स्कीम है आयुष्मान हर्षवर्धन जी बता रही हूँ। अरे जीविका दीदियों को वोटिंग बूथ पर लगाया गया। सुनिए ना, एक योजना है आयुष्मान जीविका दीदी, पहली बार नहीं लग रही है, उसको भी रोक दे। फिर हम खाना पीना, दाना पानी सब रोक दे। सरकार अगर कोई स्कीम लेकर आती है, उससे मिलने वाला लाभ लगातार मिलेगा, चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो। सरकार ने आचार संहिता के पहले यह घोषणा की। तमाम योजनाएं, सिर्फ यही योजना नहीं है, बहुत सारी योजना। आप क्या चाहते हैं कि चुनाव के पहले सारी योजनाएं बंद कर दी जाएं? बिहार की वेलफेयर स्टेट की स्कीम की सारी बंद कर दी जाए? इसका साफ मतलब है अरे मोबाइल देने की घोषणा की थी अशोक गहलोत ने, तो चुनाव आयोग ने मोबाइल देने की घोषणा आप थोड़ी कर सकते हैं। इसका साफ अरे भाई मोबाइल देने, अरे आप सुनिए, आपकी आवाज से मेरी कमजोर नहीं है। सुनिए ना भाई, अशोक गहलोत, सुनिए भाई, अशोक गहलोत ने भी काम किया था। क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल ये है, कुछ नहीं है, आप चले जाते बकवास है, ये कोर्ट चले जाते, गलत हुआ, कोर्ट चले जाते हैं आप, कोर्ट जाके क्या है, कोर्ट क्यों जाते? कोर्ट एसआईआर में गए थे ना, मुंह की खा के आए, इसमें भी जाते मुंह की खा के आते। आप लोग आधार के खिलाफ में, लोकतंत्र में सरकार द्वारा जारी कोई भी योजना अगर जारी होती है वो लगातार जारी रहेगी। यदि उसमें चुनाव भी आता है, उसमें कई कोई रोक टोक नहीं है। निखिल जैन, फिर तो सब बंद कर दीजिए, बचत बंद कर दीजिए। अक्टूबर से 40,000 करोड़। निखिल जैन, आपके बगल वाले आप ही के पक्ष वाले हैं। मेरा पक्ष कुछ
नहीं है, मेरा एक पक्ष है। अब एक सेकंड, अरे मैं तो कह रहा हूँ रोहिणी को एफआईआर करना चाहिए, गिरफ्तार करो। मेरा क्या रूबिका जी क्या पहुंच गए? क्यों नहीं? केस से की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही। रोहिणी आचार्य जी ये आपको कह रहे हैं कि आप एफआईआर दर्ज करवाइए, इनके खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ काहे करें? मैंने क्या किया? जो किया है उसके खिलाफ जरूर करना चाहिए। एस्ट्रिक के साथ बोल रही हूँ, इनके खिलाफ नहीं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनके खिलाफ करना चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए निखिल जी। रूबिका जी, हाँ रूबिका जी सबसे पहले तो मेरे निखिल जी वायलेट कर दिया। ओके, ऑलराइट। अगर किसी ने अपने मन से अपने पिता को किडनी दी और उसको तार तार कर दिया उसकी डिग्निटी को, वो बेशर्म पूरा का पूरा जो भी लोग उसमें शामिल है, चाहे वो ट्रोलर है, परिवार के लोग हैं, रोहिणी आचार्य को बिहार पूरा सम्मान देता है। कितना भाषण दीजिएगा, सत्यप्रकाश जी कितना भाषण दीजिएगा, चुनाव खत्म हो गए। देखिए रूबिका जी उस पे तो अभी मती चोरी हुई है, उस पे अभी देश की जनता और देश की जनता और देश की अदालतें उस पे देखेंगी। खैर सबसे पहले तो रूबिका जी अक्सर मैं आपसे मतभेद रखता हूं, लेकिन आज जो आपने अपनी शुरुआती व्यक्तित्व में कहा, एक एक बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। किसी का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कन्हैया बेलारी हो, सत्यप्रकाश हो, बीजेपी के कोई हो, कांग्रेस के कोई हो, जो मर्जी हो। सर आप बोल रहे थे तो इसलिए माफी चाहता हूं, आपने कुछ नहीं कहा तो बहुत अच्छी बात है सर। किसी का कोई अधिकार नहीं है किसी महिला को ये बताने का कि उसको घर में हाउसवाइफ बन के रहना चाहिए, ससुराल नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, मायके जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये महिला का अपना अधिकार है, ना कोई पति, ना कोई ससुर, ना कोई पिता, कोई उसको एक महिला को नहीं बता सकता क्या करना है। कन्हैया जी के बयान से का मैं साफ खंडन करता हूं। साथ ही साथ मैं एक और चीज ये कहना चाहता हूं कि 2013 में एक महानुभाव थे, उनके बयान का भी मैं खंडन करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा औरतों को तो केवल घर पे हाउसवाइफ बन के रहना चाहिए और जो ये काम नहीं कर रही औरतें, पति उन्हें छोड़ सकते हैं। इन महानुभाव का नाम था मोहन भागवत, आरएसएस के सरसंघ चालक। उसके बाद एक और महानुभाव ने थोड़े टाइम पहले कहा कि जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं उन लड़कियों को तो शूर्पणखा मानता हूं मैं। शूर्पणखा जिनको ना पता हो आपके दर्शकों को, रामायण में एक राक्षसनी थी, पता है, ठीक है। वो महानुभाव कौन थे? कहलाने नहीं, आपको तो पता है, नहीं कुछ दर्शकों को शायद ना पता हो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान में जो रहता है, भारत में जो रहता है उसे पता है शूर्पणखा। बहुत अच्छी बात है। अब ये महानुभाव का नाम क्या था? कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा के मंत्री हैं। उसके बाद एक और चीज सत्यप्रकाश जी एकदम पैशनेट होके बोल दिए कि अटल बिहारी जी ने अधिकार दिया महिलाओं को, पिता की संपत्ति में भी, विवाहित महिलाओं को भी। ये गलत बोल दिए सर आप। 2005 में कांग्रेस की सरकार में हुआ था, 16 अगस्त में राज्यसभा में बिल प्रेजेंट हुआ, 29 अगस्त को लोकसभा में। एक मिनट मेरे पास वक्त नहीं है।